हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी साहित्य के अंतर्गत आने वाले एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसे हिंदी साहित्य में सबसे अधिक विवादास्पद और संघर्षों का काल माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ आदिकाल के संबंध में। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल सबसे अधिक विवादास्पद और संघर्षों का काल माना जाता है। ये प्रथम काल, प्रारंभिक काल, बीजवपन काल, अनेक ऐसे नामों से यह जाने गए हैं। तो आदिकाल एक ऐसा काल है जिसे सबसे अधिक नाम मिला है। इसे सबसे अधिक नाम से संबोधित किया गया है। किसी विद्वान ने इन्हें वीर गाथा काल कहा है, तो किसी विद्वान ने इन्हें वीर काल कहा है, किसी ने बीजवपन काल कहा है, तो और किसी ने इन्हें सिद्ध सामंत काल कहा है, और किसी ने इन्हें आदिकाल के नाम से भी पुकारा है। आदिकाल जो कि अब सर्वमान्य हो चुका है। सर्वमान्य का अर्थ होता है सबने इस नाम को मान लिया कि ये जो काल है इसके लिए आदिकाल नाम ही सबसे अधिक ठीक है। बाकी सब में कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन लगाए गए हैं कि इस तरीके से यह नाम ठीक नहीं है, इस तरीके से यह नाम ठीक नहीं है, लेकिन आदिकाल को सर्वमान्य रूप से मान्यता मिली है। यह हिंदी भाषा का और साहित्य का शैशव काल रहा है। शैशव काल का अर्थ क्या होता है? भाषा का शुरुआती दौर। ये हिंदी भाषा का यहाँ पर आरंभ हुआ है। ये एक बचपन, हिंदी शैशव काल ही तो बचपन का काल, छोटी सी अवस्था। तो हिंदी भाषा का जो शैशव काल है, हिंदी साहित्य का जो शैशव काल है, वो आप समझ लीजिए आदिकाल से ही शुरू होती है। आदिकाल हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य के शैशव काल का शुरुआती दौर माना जाता है। तो जितने प्रमुख विद्वान हुए हैं उन्होंने आदिकाल की समय सीमा तय की है कि आदिकाल आखिर कब से कब तक माना जाए। तो आदिकाल की जो समय सीमा विद्वानों के अनुसार मान्यता जिसे दी गई है उस पर अब हम लोग चर्चा करेंगे कि बहुत सारे महत्वपूर्ण विद्वान हुए जिन्होंने आदिकाल की समय सीमा के विषय में बात की है। सबसे पहले विद्वान आते हैं हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार आदिकाल का आरंभ संवत 1050 से माना जाता है, जो कि 1050 किसका समय था? तो धार के राजा भोज के समय के आसपास का समय है। 1050 किसका समय है? तो धार के राजा भोज के आसपास का समय है। और वह मानते थे कि इस समय अपभ्रंश भाषा पूरी तरह से हिंदी के रूप में सक्षम हो रही थी। आप जानते हैं हिंदी भाषा का जो विकास क्रम रहा है वो संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश का ही दूसरा जो रूप हुआ वो हुई हिंदी भाषा। तो हिंदी भाषा का मुख्य रूप से जो जन्म हुआ है वो अपभ्रंश भाषा से हुआ है। तो अपभ्रंश भाषा पूरी तरह से इस काल में हिंदी के रूप में परिवर्तित हो चुकी थी। यह मानना था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल का अंत का जो समय है वह राजा हमीरदेव, शुरुआत तो इन्होंने माना राजा भोज के समय से और अंत माना है राजा हमीरदेव जो रणथंभौर के राजा थे के समय, जो कि संवत 1375 के पीछे तक माना है। जो 1375 के पीछे मतलब 1050 से लेकर संवत 1375 तक इन्होंने आदिकाल तक का समय माना है। दूसरे हमारे विद्वान हुए हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जिन्होंने आदिकाल का नामकरण करते हुए आदिकाल नाम रखा। आदिकाल नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा ही दिया गया है। तो इन्होंने आदिकाल का जो जन्म है वो 10वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक का माना है। और भाषा और साहित्य की दृष्टि से इन्होंने माना है कि अपभ्रंश का यहाँ पर समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि ये जो आगे की हिंदी है वो अपभ्रंश का ही मूल रूप से बढ़ाव है, मतलब अपभ्रंश का ही ये विकसित रूप है। दोस्तों, आदिकाल के साहित्य को जानने से पहले एक बार उसकी परिस्थितियों पर नजर रखना जरूरी है कि आदिकाल की परिस्थितियां किस प्रकार की थी। तो आदिकाल हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभिक चरण है, प्रथम चरण है, और जिसका समय 10वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक, मतलब 1050 विक्रम से लेकर 1375 विक्रम तक का समय माना जाता है। तो आप जानते हैं ये जो समय सीमा है वो किनके द्वारा तय की गई है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा तय की गई है कि 1050 विक्रम से लेकर
1375 विक्रम संवत तक का समय आदिकाल का माना जाता है। तो ये किस तरह का समय था? तो यह वह समय था जब देश की राजनीतिक, सामाजिक स्थिति जो थी पूरी तरह से उथल पुथल मची हुई थी। देश की राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति पूरी तरह से उथल पुथल वाली थी। देश छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो चुका था और जो आप हमेशा आपस में एक दूसरे से टकराते रहते थे। हमारे देश छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो चुके थे और वो हमेशा आपस में एक दूसरे से हमेशा टकराते रहते थे। वहीं दूसरी तरफ जो हमारे देश की जो स्थिति थी उसमें उसका फायदा बाहरी लोगों ने भी खूब उठाया। बाह्य आक्रामताओं जो के कारण वो क्या करते थे, वो हमारे देश में प्रवेश करके निरंतर आक्रमण कर रहे थे, लगातार आक्रमण कर रहे थे। तो इन सब के कारण देश का जो वातावरण था वो भारी हलचल और अशांति से भरा हुआ था। तत्कालीन परिस्थितियों पर विद्वानों के क्या विचार रहे हैं? आदिकाल की जो उस समय की परिस्थितियां थी, आखिर विद्वानों ने उस पर क्या विचार दिए हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि साहित्य जनता की चित्त वृत्तियों का प्रतिबिंब होता है। दोस्तों, आदिकाल की वीडियो बनाने से पहले मैंने हिंदी साहित्य की जो परंपरा रही है, हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा, उस पर मैंने बहुत डिटेल से वीडियो बनाया है और ऑब्जेक्टिव प्रश्न के भी वीडियो दिए हैं। ये देखने से पहले यदि आप उस वीडियो को भी देख लेंगे तो आपके लिए इस वीडियो को समझना, इस टॉपिक को समझना ही बहुत आसान हो जाएगा। तो साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब होता है। जैसे जैसे जनता की चित्तवृत्तियों में परिवर्तन आता है, साहित्य का स्वरूप भी बदलता है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने साहित्य के विषय में अपने विचार दिए हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास पर अपनी एक तरीके से कहे तो अपने विचार दिए कि कैसे साहित्य का स्वरूप बदलता है। तो इन्होंने कहा कि जनता की जो चित्त वृत्तियां है, जनता की जो हृदय में चलता है, जो मनोवृत्ति चलती है, साहित्य उसी का प्रतिबिंब होता है। साहित्य सही मायने में उसी का छाया होता है। जैसे जैसे जनता की चित्तवृत्ति, जैसे जैसे जनता के मनोभाव बदलते हैं, उसमें जैसे जैसे परिवर्तन आता है, तो जब साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का प्रतिबिंब ही है, तो ठीक उसी प्रकार जनता की चित्तवृत्ति का परिवर्तित होते ही साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तित होता है, साहित्य के स्वरूप भी बदल जाते हैं। तो जब देश का माहौल ऐसा था, चारों तरफ से अशांति का माहौल था, विवादों का माहौल था, तो साहित्य में भी उसकी झलक जरूर देखने को मिलती है। और आदिकाल के साहित्य में अनेक तरह की विशेषताएं देखने को मिलती है, जिसके कारण आदिकाल में कौन से मुख्य विषय पर कविता लिखी गई है यह भी निश्चित नहीं हो पाया है, जिसके कारण आदिकाल के नामकरण में भी सबसे अधिक समस्या हुई है। क्योंकि आदिकाल में चारों तरफ से एक अलग माहौल, जो कुछ लोग थे जो राजा के दरबार में रहकर हर समय राजा का गुणगान करने पे थे, और कुछ लोग थे जो पूरी तरह से परेशान थे। बाहर से बहुत सारे आक्रमणकारी थे जो आक्रमण किया करते थे। हिंदी साहित्य के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विद्वान है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जिन्होंने आदिकाल का नाम आदिकाल रखा है। तो ये कहते हैं शायद ही भारतवर्ष के साहित्य के इतिहास में इतने विरोधों और स्वतोव्याघातों का युग कभी आया होगा। इस काल में एक तरफ तो संस्कृत के ऐसे बड़े बड़े कवि उत्पन्न हुए जिनकी रचनाएं अलंकृत काव्य परंपरा की चरम सीमा पर पहुंच गई थी, और दूसरी ओर अपभ्रंश के कवि हुए जो अत्यंत सरल सहज भाषा में, अत्यंत संक्षिप्त शब्दों में अपने माध्यमिक अनुभवों को प्रकट करते हैं। संक्षेप में इतना जान लेना यहाँ पर्याप्त है कि यह काल भारतीय विचारों के मंथन का काल है और इसलिए यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि इतने विरोधों का काल शायद ही कभी रहा होगा। एक तरफ तो इसमें बड़े बड़े कवि उत्पन्न हुए जिनकी रचनाएं मतलब इस तरह की है, उच्च उच्च कोटि की रचनाएं हुई है, और दूसरी ओर अपभ्रंश के भी कवि हुए हैं जो बड़े ही सरल सहज भाषा में संक्षिप्त शब्दों में अपनी बातों को कहते थे। मतलब एक तरीके से यह जान लेना जरूरी है कि यह एक ऐसा काल है जिसमें भारतीय विचारों के मंथन का काल रहा है और इसलिए यह काल अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं हम लोग आदिकाल के नामकरण। तो विभिन्न विद्वानों ने आदिकाल के अलग अलग नाम सुझाए हैं। जिन्होंने सबसे ज्यादा महसूस किया इस काल में किस प्रवृत्ति की सबसे ज्यादा प्रधानता है, उसके आधार पर इसके नाम रखे हैं। सबसे पहला और सबसे प्रसिद्ध नाम है ये वीर गाथा काल। ये वीर गाथा काल किनके द्वारा नाम दिया गया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा वीर गाथा काल नाम दिया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल का नाम वीर गाथा काल रखा।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल का नाम वीर गाथा काल रखा और इस नामकरण का आधार उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा है कि इस काल में राजाश्रित कवि मतलब राजा के आश्रय में जो कवि रहते थे वे अपने आश्रयदाताओं के पराक्रम पूर्ण चरित्र या उनकी गाथाओं का वर्णन करते थे। उनका काव्य लिखने का उद्देश्य मात्र और यही रहता था कि वो जिस राजा के आश्रय में थे उनकी वो प्रशंसा किया करते थे, उनकी वीरता पूर्वक उनके गुणगान किया करते थे और यही प्रबंध परंपरा जो उनकी थी, जो प्रबंध काव्य वो लिखा करते थे, इसे ही रासों के नाम से भी जाना गया है, जिसे लक्ष्य करके इन्होंने रामचंद्र शुक्ल जी खुद ही कहते हैं कि जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल कहा है। शुक्ल जी ने अपने इस नाम को आधार बताया कि आखिर मैंने इस नाम को क्यों रखा, तो इसके कारण में उन्होंने बताए कि शुक्ल जी ने शुक्ला यहाँ पे आ गया, इसे आप हटा देंगे। शुक्ल जी ने इस काल की 12 रचनाओं का उल्लेख किया है। जब उसमें सबसे पहला है नल सिंह के द्वारा विजयपाल रासो, सावधर के द्वारा हमीर रासो, विद्यापति कृत कीर्तिलता, विद्यापति कृत कीर्ति पताका, दलपति विजय कुमार रासो और नरपति नाला द्वारा रचित बीसल देव रासो, चंद्रवरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो, भट्ट केदार द्वारा रचित जयचंद्र प्रकाश और मधुकर कवि के द्वारा जयमयंक जस चंद्र का, जगनीक कवि के द्वारा परमाल रासो, अमीर खुसरो के द्वारा खुसरो की पहेलियां और विद्यापति के द्वारा रचित विद्यापति की पदावलियां। तो इन जो 12 ग्रंथ की उन्होंने नाम यहाँ प्रस्तुत किए हैं, इन सभी ग्रंथों के आधार पर ही शुक्ल जी ने आदिकाल का नाम वीर गाथा काल रखा है। नोट करने वाली बात यह है कि शुक्ल जी द्वारा दिए गए वीर गाथा काल नामकरण के संबंध में कई विद्वानों ने अपना विरोध प्रकट किया है, जिसके कारण शुक्ल जी जिन आधार पर इस काल का नामकरण वीर गाथा काल किया वह योग्य नहीं माना गया, मतलब इनके द्वारा सुझाए गए यह नाम आदिकाल के लिए उचित नहीं माना गया और यह नाम मान्य नहीं हुआ। दूसरा नाम है चारण काल। चारण काल डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम काल को चारण काल नाम दिया और इसके पक्ष में कोई ठोस तर्क वो नहीं दे पाए। दूसरे जो महान विद्वान हुए हैं डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन, तो उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास जो उनका अपना ग्रंथ रचा है उन्होंने, जिसका नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर नॉर्दर्न ऑफ हिंदुस्तान, उसमें उन्होंने प्रथम काल को चारण काल नाम दिया। मतलब डॉक्टर ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल नाम दिया है, लेकिन इस नाम को वो क्यों दे रहे हैं इस पक्ष में वह कोई ठोस तर्क नहीं दे पाए। इसलिए डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा यह नाम भी डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा दिया गया यह नाम भी योग्य नहीं माना गया। और तीसरा नाम दिया गया है प्रारंभिक काल। मिश्र बंधुओं ने इस काल को प्रारंभिक काल कहा है। मिश्र बंधुओं के द्वारा रचित है मिश्र बंधु विनोद, और मिश्र बंधु विनोद में उन्होंने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा है। तो यह एक सामान्य नाम है, इसमें किसी प्रवृत्ति को उन्होंने आधार नहीं बनाया है, इसलिए यह नाम भी विद्वानों ने स्वीकार नहीं किया। विद्वानों के मत के अनुसार प्रारंभिक काल से कुछ खास स्पष्ट नहीं हो रहा है, इसलिए उनके द्वारा विद्वानों के द्वारा प्रारंभिक काल को भी मान्यता नहीं मिली। इस नाम को देने के पीछे उन्होंने किसी प्रवृत्ति को आधार नहीं बताया है, इसलिए यह नाम भी विद्वानों के लिए स्वीकार्य नहीं हुआ। हिंदी साहित्य के विभिन्न विद्वानों के द्वारा आदिकाल का जो नामकरण रखा गया है उसकी एक बहुत ही सुंदर तरीके से लिस्ट बनाकर मैंने आपको दी है, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जितने कवि हैं, जितने महत्वपूर्ण विद्वान हैं, उन सबके द्वारा नामकरण दिया गया है। जैसे सबसे पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने आदिकाल का नाम रखा है वीरगाथा काल। दूसरे है अब्राहम ग्रियर्सन, जिन्होंने आदिकाल को कहा है चारण काल। मिश्र बंधुओं के द्वारा नाम दिया गया है प्रारंभिक काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने आदिकाल को बीजवपन काल कहा है। राम कुमार वर्मा, जिन्होंने आदिकाल का नामकरण किया है संधि काल एवं चारण काल। राहुल सांकृत्यायन, जिन्होंने आदिकाल को कहा है सिद्ध सामंत काल। हजारी प्रसाद द्विवेदी, आदिकाल का नामकरण किया है आदिकाल, और यह नाम ही सर्वमत से सहमति के द्वारा स्वीकार किया गया है।
विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, जिन्होंने आदिकाल को नाम दिया है वीरकाल। गणपति चंद्र गुप्त, आदिकाल का नामकरण करते हुए इन्होंने कहा है प्रारंभिक काल। सुमन राजे और मोहन अवस्थी, ये दोनों ही महान विद्वान जिन्होंने आदिकाल का नामकरण किया है आधार काल। धीरेन्द्र वर्मा, इन्होंने आदिकाल का नामकरण किया है अपभ्रंश काल। चंद्रधर शर्मा गुलेरी आदिकाल का नामकरण करते हैं पुरानी हिंदी का काल। शंभुनाथ सिंह, इन्होंने 3 नाम दिए हैं, प्राचीन काल, उद्भव काल, संक्रांति काल। अगर आपसे पूछा जाए प्राचीन काल आदिकाल का नामकरण किसने किया है, आदिकाल को उद्भव काल किसने कहा है और संक्रांति काल किसने कहा है, तो इन तीनों के ही जवाब में एक ही विद्वान के नाम होंगे और वो है शंभुनाथ सिंह। वासुदेव सिंह, जिन्होंने आदिकाल को कहा है उद्भव काल, शंभुनाथ सिंह ने भी उद्भव काल कहा है। रमाशंकर शुक्ल रसाल, जिन्होंने आदिकाल का नामकरण करते हुए नाम दिया है जयकाल। कमल कुलश्रेष्ठ आदिकाल का नामकरण करते हुए नाम देते हैं अंधकार काल। शैलेश जैदी, इन्होंने आदिकाल को कहा है आविर्भाव काल। दोस्तों, यह तो नामकरण हुआ। अब इसके बाद विभिन्न विद्वानों के अनुसार हिंदी के अलग अलग प्रथम कवि के रूप में चुने गए हैं। विभिन्न विद्वानों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन कौन हुए हैं, इसके बारे में जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में हिंदी के प्रथम कवि कौन है और वह किनके द्वारा निर्धारित किए गए हैं, यह भी आपको प्रश्न के रूप में पूछे जाएंगे। तो विभिन्न विद्वानों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि निर्धारित किए गए हैं। विद्वानों का इस संबंध में भी मतभेद है। विभिन्न विद्वानों के द्वारा हिंदी के प्रथम कवि के रूप में अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो दोस्तों, विभिन्न विद्वानों ने हिंदी के जो कवि निर्धारित किए हैं, विद्वानों का उसमें भी एक मत नहीं है। बहुत सारे विद्वान हुए जिन्होंने अलग अलग नाम सुझाए हैं। तो हिंदी के प्रथम कवि के रूप में जो उन्होंने नाम दिए हैं, वह हिंदी के सर्वसम्मति से हिंदी के प्रथम कवि सरहप्पा को माना गया है। मतलब एक कवि जो कि सर्वसम्मति से मान लिया गया है हिंदी के प्रथम कवि के रूप में, वह है सरहप्पा। लेकिन सभी विद्वानों ने अलग अलग मत इस विषय में भी प्रस्तुत किए हैं। इधर है हमारे विद्वान आलोचकों के नाम और ये इधर है उनके द्वारा निर्धारित हिंदी के प्रथम कवि का नाम। तो राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि सरहप्पा को माना है और यही सर्वमत के रूप में सिद्ध हुए हैं। दूसरे हैं शिव सिंह सेंगर। इसमें उन्होंने शिव सिंह सेंगर जी ने पुष्य या पुण्य या पुष्पदंत पुष्पदंत को शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। रामचंद्र शुक्ल तथा मिश्र बंधु ने चंदबरदाई को हिंदी का प्रथम कवि माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। राम कुमार वर्मा ये स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। गणपति चंद्र गुप्त शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और शिव सिंह सेंगर हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं, तो पुष्पदंत को मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल तथा मिश्र बंधु हिंदी का प्रथम कवि चंदबरदाई को मानते हैं। दोस्तों, ये नाम मैं बार बार आपके सामने रिपीट कर रही हूँ इसलिए कि एक ही चीजों को यदि आप बार बार सुनेंगे तो यह आपको आसानी से याद हो जाएगा। बच्चन सिंह के द्वारा विद्यापति को हिंदी का प्रथम कवि माना गया है। तो दोस्तों, यह थे हिंदी के कुछ मुख्य आलोचक और उनके द्वारा निर्धारित चुने गए हिंदी के प्रथम कवि। इसको आप बार बार याद करेंगे। राहुल सांकृत्यायन सरहप्पा, शिव सिंह सेंगर पुष्पदंत, राम कुमार वर्मा या मिश्र बंधु चंदबरदाई, हजारी प्रसाद द्विवेदी अब्दुल रहमान, राम कुमार वर्मा स्वयंभू, गणपति चंद्रगुप्त शालिभद्र सूरी, बच्चन सिंह विद्यापति। बार बार याद करने से, बार बार बोलने से यह आपको स्वतः ही याद हो जाएगा। अब आदिकाल में जो प्रमुख रचना है और उनके जो रचनाकार हैं उनके नाम हम लोग देखेंगे। तो हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है वो वीर गाथाओं और रासो काव्य का युग रहा है, जिसमें युद्ध और प्रेम मुख्य रूप से चित्रण हुआ है। आदिकाल की प्रमुख रचनाएं और उनके रचनाकार।
आदिकाल के जो प्रमुख रचनाकार हैं वो है शंभु, स्वयंभू, सरहप्पा, शबरप्पा, कन्हप्पा जिसे कन्हपाद भी कहा जाता है, गोरखनाथ जो कि नाथ पंथ के प्रवर्तक है, चंदबरदाई, शांगधर, दलपति विजय, जगनीक। और उनके द्वारा रचित जो रचनाएं हैं वो इस तरफ है, जो हम लोग बहुत ही ध्यान से याद करेंगे। दोस्तों, स्वयंभू के द्वारा रचित जो रचनाएं हैं वह है पाउमचर्यू, रिठ नेमी चर्यू। सरहप्पा के द्वारा रचित रचना है दोहा कोश। चबरप्पा जिसकी रचना है चर्यापद। कन्हप्पा या कन्हपाद जिनकी रचना है गीतिका दोहा कोश। गोरखनाथ जिनकी रचना है शब्दी, पद, प्रांत संकली, शिष्या दर्शन। चंदबरदाई पृथ्वीराज रासो जो कि हिंदी साहित्य के जो महान विद्वान है, हिंदी साहित्य के शुक्ल जी के अनुसार हिंदी के यह प्रथम महाकाव्य भी है। पृथ्वीराज रासो के बारे में बताया गया कि शुक्ल जी ने माना है कि पृथ्वीराज रासो ये हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है। सांगधर जिनके द्वारा रचित रचना है हम्मीर रासो। दलपति विजय जिनके द्वारा रचित रचना है खुमान रासो। जगनीक परमाल रासो। आगे हम देखें नल सिंह भाट जिनकी रचना है विजय पाल रासो। नरपति नाल्हा, फिर विशल देव रासो। नल सिंह भाट जिनकी रचना विजय पाल रासो और नरपति नाल्हा जिनकी रचना है विशल देव रासो। अब्दुल रहमान संदेश रासक। अज्ञात मुंज रासो। देवसेन श्रावकाचार। जिनदत्त सूरी उपदेश रसायन रास। आसगु चंदन बाला रास। जिन धर्म सूरी स्थूली भद्र रास। आगे है शालिभद्र सूरी भारतेश्वर बाहुबली रास। विजय सेन सूरी रेवंतगिरी रास। सुमति गनी नेमीनाथ रास। हेमचंद्र सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन, यहाँ पर कमा देंगे। विद्यापति पदावली जो कि मैथिली में है और कीर्तिलता व कीर्ति पताका जो कि आदिकाल की रचना वो अवहट में है। लिखनावली संस्कृत में है। कल्लोल कवि ढोला मारूरा दुहा। मधुकर कवि जयमयंक जस चंद्रिका। भट्ट केदार जयचंद प्रकाश। तो यह थे हमारे दोस्तों आदिकाल के रचना और रचनाकार, जिनके हमने 24 रचनाकार और उनकी रचनाओं के नाम मैंने आपको बताए हैं। यह नोट्स यहाँ समाप्त हुआ। तो दोस्तों, हमने इस आदिकाल में पढ़ा आदिकाल के नामकरण, जिसमें आपको मैंने बताया कि आदिकाल के कितने नामकरण रखे गए हैं। वीरगाथा काल जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इन 12 रचनाओं के आधार पर आदिकाल का नामकरण वीरगाथा काल रखा, जो कि विद्वानों के अनुसार सर्वमत से मान्यता नहीं मिली। फिर दूसरे विद्वान हुए जॉर्ज ग्रियर्सन, जिन्होंने आदिकाल का नामकरण किया चारण काल। मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को नाम दिया प्रारंभिक काल। हिंदी साहित्य के महान विद्वानों के द्वारा जो आदिकाल का नामकरण हुआ उसकी हमने एक पूरी लिस्ट आपको बता दी है। वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल, चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन, प्रारंभिक काल मिश्र बंधु, बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, संधि काल एवं चारण काल राम कुमार वर्मा, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जो सर्वमत से मान्यता मिली है, ये सर्व रूप से मान्य हो गए हैं। वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और प्रारंभिक काल गणपति चंद्रगुप्त, आधार काल सुमन राजे, मोहन अवस्थी, अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा, पुरानी हिंदी का काल चंद्रधर शर्मा गुलेरी, प्राचीन काल उद्भव काल संक्रांति काल शंभुनाथ सिंह, उद्भव काल वासुदेव सिंह, जय काल रमाशंकर शुक्ल रसाल, अंधकार काल कमल कुल श्रेष्ठ, आविर्भाव काल शैलेश जयदीप। विभिन्न विद्वानों के द्वारा हिंदी के प्रथम कवि भी निर्धारित किए गए, जिसमें राहुल सांकृत्यायन ने सरहवा को प्रथम कवि माना, शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत को, रामचंद्र शुक्ल तथा मिश्र बंधु के द्वारा चंदबरदाई को प्रथम कवि माना गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को प्रथम कवि माना, राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को प्रथम कवि माना, गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को, बच्चन सिंह ने विद्यापति को, और इस प्रकार
बहुत सारे रचना और रचनाकार भी हुए जिनके नाम हमने आपको दिए हैं। तो दोस्तों, आप लोग मेरी ये वीडियो कम से कम तो 2 बार जरूर देखिएगा, ताकि आपको पूरी वीडियो देखने के बाद इसके सारे नामकरण और इनके रचनाकार और विभिन्न विद्वानों के द्वारा माने गए हिंदी के प्रथम कवि पूरी तरह से कंठस्थ हो जाए। और किसी भी परीक्षा में चाहे कोई भी प्रश्न हो, इस नोट से बाहर कोई प्रश्न नहीं होगा, इसकी मैं आपको गारंटी देती हूँ। तो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और फीडबैक के रूप में मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरा ये पढ़ाया हुआ वीडियो कैसा लगा। मेरे चैनल को जितना हो सके शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और एक बार फिर से मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ। थैंक यू सो